हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, मैं इस चैनल पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की जीके की बुक और जनरल साइंस की बुक दोनों सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपको उसके लेक्चर से देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो फ्रेंड्स, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट युगलित कोशिकाओं से होता है। ये विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है, जिनके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। तो कितनी होती है? 46। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 तथा 23 जोड़े होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा के समान होते हैं, अपने अपने जोड़ों के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में 23वां जोड़ा XY होता है और महिलाओं में क्या होता है? XX। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। तो आपको ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र किससे संबंधित है? अनुवांशिकी लक्षणों के संचरण से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुणसूत्र अनुवांशिकी लक्षणों के संचरण से संबंधित है। गुणसूत्र द्वारा अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण DNA एवं प्रोटीन से होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं? तो उसका नाम क्या है? सेंट्रीमियर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। फ्रेंड्स, गुणसूत्रों में क्रोमेटिड इसी बिंदु से जुड़ते हैं, इसी बिंदु पर जुड़ते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो उनमें फ्रेंड्स, पहला होता है मध्य केंद्री, जिसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होती है, जिसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। किसमें? मध्य केंद्री में। नेक्स्ट हम देखते हैं उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें क्या होता है? गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी होती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्रबिंदु यानी कि एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें क्या होता है? गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी तथा एक भुजा बहुत बड़ी होती है। तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतः केंद्री यानी टेलोसेंट्रिक। अब इसमें क्या होता है? गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे की समजीनी
जीनोटाइप्स TTR है तो समलक्षणी फिनोटाइप होगा। तो क्या होगा, बौना और गोल। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, मेंडल ने बताया था F1 विषमयुग्मी RR का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल RR जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसे प्रभावी दूसरे को अप्रभावी नाम से दिया। द्विसंकर क्रॉसों, दो विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस के परीक्षणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा समान नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपभ्रंशन का नियम कहा गया। ये नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण भी विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। अतः पौधे में समजीवी TTR तथा समलक्षणी बौना एवं गोल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर उन लक्षणों का विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। तो इनमें कुछ लक्षण दिए गए हैं, प्रभावी लक्षण हैं और अप्रभावी लक्षण दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीज का आकार। तो बीज का आकार प्रभावी लक्षण क्या है, गोल, और अप्रभावी लक्षण क्या है, झुर्रीदार। नेक्स्ट है बीज का रंग। तो बीज का रंग पीला होता है और प्रभावी लक्षण में और अप्रभावी लक्षण में हरा होता है। बात करते हैं फूलों के रंग की। तो फूलों का रंग प्रभावी लक्षण में बैंगनी होता है और अप्रभावी लक्षण में कैसा होता है, सफ़ेद होता है। फ्रेंड्स, आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है, जीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जीन सभी जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जॉनसन ने इन्हें क्या कहा, जीन। तो आपको ये दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। फ्रेंड्स, ये पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। वर्ष 1902 में हेवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सशक्तता की संकल्पना दी थी। अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। किसे, हेवरलैंड को। तो इनके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो कौन सा होता है, 44 गुणसूत्र और प्लस में XX। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र समजात यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं। समजात गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में समान होते हैं, जैसा कि मैं पिछले में क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ। पुरुषों में 23वीं जोड़ी असमान गुणसूत्रों को हेट्रोसोम्स या लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हें XY से दर्शाते हैं। और स्त्रियों में 23वीं जोड़े गुणसूत्र भी समजात होते हैं, इन्हें XX से दर्शाते हैं। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र प्लस XX का संयोजन होता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमारा, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग का अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारण करता है और उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स यही दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर, वरना आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसका PDF अपलोड होता है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी, एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो कथन दिए गए हैं, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। तो फ्रेंड्स ये सही बात है। गुणसूत्र का कारक कारक का वाहक है। नेक्स्ट है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। फ्रेंड्स इसमें हमारा ए और बी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, कथन सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और बी सही है, सी कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को के जीन समूह को क्या कहते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स किसी भी जीव में विकसित प्रदर्शित अनुवांशिक लक्षणों का दृश्य रूप या फेनोटाइप कहते हैं, परंतु इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को लक्षणों का जीन रूप या जीनोटाइप कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबा या बौना तने की लंबाई या लक्षण के दृश्य रूप है, तथा डी और डी इसका जीन रूप है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक प्रजनन में के का शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रजनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, जो 1 अथवा 2 जीवों की भागीदारी पर आधारित होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गीमेट की निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो तो प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट के युग्मन में होता है तो ये लैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। अपने जोड़े के समजात XX होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात या XY गुणसूत्र कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो क्या होते हैं, 1 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। तो कितनी है, 23। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो किस प्रकार का पुनर्जनन लैंगिक पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग संतति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीढ़ी F1K में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो क्या है, प्रबलता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब 2 परस्पर विरोधी शुद्ध अनुवांशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकलन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 की संतानों में पौधा केवल प्रभावी प्रबलता लक्षण का प्रदर्शन होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 3:1 अनुपात में पुनः पृथक्करण यानी कि सेग्रेगेशन होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, वंशानुगत के नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने अपने नियम में उद्यान मटर यानी गार्डन पी पर किए गए प्रयोगों से बनाए थे। आनुवंशिकी के संदर्भ में मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तो सबसे पहला नियम दिया था पृथकता नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट था पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको ये सारे नियम
ग्रेगर जॉन मेंडल के ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके और उसकी से प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं? माता से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में XY गुणसूत्र होता है जबकि महिला में XX होता है। भ्रूण का उगमन बनते वक्त माता सदैव X गुणसूत्र देती है तथा पिता X या Y दोनों में से कोई भी एक संयोजित हो सकता है। पुरुष का गुणसूत्र ही लिंग निर्धारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो किसमें? परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माता पिता में संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, माता पिता जनक जीवों में से संतानों में शारीरिक अथवा मानसिक गुण लक्षणों का संचरण को आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता के नियमों एवं क्रियाविधि के अध्ययन को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, तो कौन सा है? थैलेसीमिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। ये बच्चों के माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। ये तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक हो यानी विषम युग्मकी हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड्स ए करेक्ट है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, तो किसके द्वारा होगा? पिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी गुणसूत्रों की विभिन्नता के कारण विकसित होती है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष में Y युक्त और X युक्त शुक्राणु एक एक अनुपात में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है, तो किसका होता है? या तो X या Y गुणसूत्र का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस से विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो किसका करता है? 2 जोड़ी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, तो दौहिक उत्परिवर्तन यानी कि दौहिक में क्या होता है? आनुवंशिक नहीं होता है। तो DNA अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोपन प्रतिलिपिकरण और प्रवृत्ति के कारण आनुवंशिक होता है, जबकि दौहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मनुष्यों के में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दौहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मनुष्य के प्रत्येक दौहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा के समान होते हैं, अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र यानी हेट्रोसोम्स कहते हैं। तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखना है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम और हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं, तो कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? 23। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जोड़ा होना चाहिए 23 जोड़ी। मानव शुक्राणु कोशिका अगुणित यानी हैप्लोइड होती है। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। मानव के दौहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसलिए मानव शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वो है क्या है? प्रबल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फ्रेंड स्कीम देख लेते हैं। मेंडल की प्रभावता के नियम अनुसार एक संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है उसे प्रभावी गुण या कारक या डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा किया? स्वपरागकरण के। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अनुवांशिकी के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज एवं स्वपरागण पद्धति का प्राप्त किया। तो इन्होंने एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने का परागकण कराया जिसे इन्होंने F1 प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित किया। तो फ्रेंड्स इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का ला सकता है? लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत एक ही जीव के अंतर्गत अथवा विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक जेमेट का निर्माण शामिल है। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है जिसके कारण लैंगिक प्रजनन विविधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। कौन है? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। फ्रेंड्स इन अनुवांशिक कोड निबंध रहता है। इसके अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधों में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को पहचाना था, जबकि चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने प्राकृतिक वर्ण या क्रैमिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत का विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 556 गोल हरे सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं। तो कितने होते हैं? 315। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है। तो कितना होता है? 3:3:1 अनुपात। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एलील होते हैं। तो एलील क्या होते हैं? जीन का वैकल्पिक रूप। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलील कहते हैं। ये जीन का वैकल्पिक रूप होता है। तो एलील के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने प्रस्तावित किए थे? ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था। ग्रेगर मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजा से आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्वास और प्रथाओं का संग्रह जिसका उद्देश्य मानववादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, ये किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो इसी क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल को।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग हमें गुणों की विरासत की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो कौन करते हैं? मेंडल के प्रयोग। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप सिद्ध किया कि माता पिता के लक्षण किस प्रकार उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा गलत है? एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, तो किसका समूह होता है? एक्स वाई का। और स्त्रियों में होता है एक्स एक्स। और मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेंडल ने अपने परीक्षणों के आधार पर प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों को माध्यम से अगली पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि? तो क्यों चुना? उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विविधता है। विविधता क्या है? एक ही प्रकार की प्रजाति के व्यक्तियों के जीव अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, यानी कि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो किस आधार पर दिया था? एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 23। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, महिला जनन कोशिका यानी जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मटर के पौधों में कैरेक्टर रिसीसिव होते हैं, तो क्या होते हैं? झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वसंगति के जनक मेंडल ने 7 जोड़ी बिरासी वसंगति लक्षणों को अल्टरनेटिव हेरिडिटी की तुलनात्मक दृश्य के रूपों में चयन किया, जो कि प्रभावी यानी डोमिनेंट व अप्रभावी रिसीसिव थे। ये निम्नवत हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ लक्षण दिए गए हैं, यहाँ प्रभावी दिया गया है, प्रभावी लक्षण दिए गए हैं, यहाँ अप्रभावी, जैसे कि तने की लंबाई, लंबापन, और अप्रभावी बौनापन, पुष्पों की स्थिति अक्षीय यानी अग्रस्त अप्रभावी में, पुष्प का रंग बैगनी प्रभावी में, और प्रभावी में सफ़ेद, फली का रूप फूले हुए, और अप्रभावी में संकीर्ण फली का रंग। तो आप इस चीज़ का देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो क्या होती है? झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? बाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्त्री के गुणसूत्र कितने होते हैं? एक्स एक्स। पुरुषों में होता है एक्स वाई। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंशानुक्रम की इकाई है, तो क्या है? जीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती है, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जीन कहलाती है। जीन वंशानुक्रम की मूलभूत इकाई है जो जैविक लक्षणों को निर्धारित करती है। जीन का सर्वप्रथम नामकरण जॉनसन ने 1909 में किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुनर्जनन का अर्थ है। तो पुनर्जनन का क्या अर्थ है? छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, पुनर्जनन में
पूर्ण रूप में विविध जीवों में अपने कायिक भाग के नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात जीव के छद विकसित होने या टुकड़ों के विभक्त हो जाने पर ये टुकड़े वृद्धि एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहा जाता है। वयस्क के शरीर पर एक कलिका उत्पन्न होती है, बाद में ये कलिका पूर्ण वृद्धि के बाद शरीर से अलग होकर एक नया जीव बनाती है। इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड्स हमारा बी करेक्ट है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये था बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।